हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप सब? फाइन, ओके। तो हम लोगों का इसमें लास्ट चैप्टर चल रहा था, चैप्टर 4 राजपूत मिलिट्री सिस्टम। ठीक है, हम लोगों ने राजपूत मिलिट्री सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। उसमें कौन कौन से इसकी फॉर्म होती हैं, किस तरह का उनका मिलिट्री सिस्टम होता है, वो हम लोग उसमें पढ़ चुके थे। ठीक है, फिर हम लोगों ने बैटल ऑफ हल्दी घाटी, मैंने आपको वीडियो सेंड की थी, उसमें एक शॉर्ट फिल्म थी जिसमें बैटल ऑफ हल्दी घाटी को बहुत अच्छे तरीके से शॉर्ट में आपको डिटेल में भी उसको बताया गया कि इसको महाराणा प्रताप ने किस तरीके से इसको लड़ा, कि अकबर की सेना थी इसमें कौन कौन थे, कैसे कैसे उन लोगों ने अपनी टैक्टिक स्ट्रेटजी को, सब चीज़ों को कैसे इंप्लीमेंट किया, वो सब चीज़ उसमें रखी गई। ठीक है, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग का टॉपिक है लेसन्स फ्रॉम द बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हम लोगों को उस बैटल से क्या सीख मिलती है, ठीक है ना, हमें उस जो बैटल है इसकी, उससे हमें क्या सीख मिली। ठीक, जो हमारी जो बैटल थी वो हमारी 18 जून 1576, ठीक है ना, ये प्रारंभ हुई थी, जिसमें महाराणा प्रताप और मुगल सेना आमने सामने थी। महाराणा प्रताप की जो सेना का नेतृत्व कर रहे थे वो हाकिम खान, जो मुगल्स के वहाँ के थे, मुगल साइड के इन्होंने अपनी तरफ ले लिया था, और जो दूसरे थे रामदास राठौर। ठीक है, फिर उसके बाद जो मुगल्स थे, मुगल में जो राजपूत के थे मानसिंह, राजा मानसिंह, वो मुगल की तरफ आ गए थे। ठीक है, तो इन दोनों जो पार्टी थी महाराणा प्रताप की, इन्होंने लीड किया था, मुगल को इन्होंने लीड किया था, इनका नेतृत्व किया था। जो महाराणा प्रताप की सेना थी बहुत ही तीव्र गति से आक्रमण करने में माहिर थी, ठीक है ना, लेकिन उसमें बहुत सारी कमियां थी छोटी छोटी, जिसकी वजह से इन्होंने ये बैटल को हार का कारण बना दिया इनका। ठीक है, जो राजपूत थे उन्होंने बैटल तो हार ली, बैटल तो वो हार गए, लेकिन उनके अंदर जो मनोबल था वो बहुत कूट का भरा था। उन्होंने अभी मनोबल अपना कभी नीचे नहीं होने दिया। ठीक है ना, वो जो उनका मोराल था वो हमेशा बूस्ट अप रहता था। बैटल तो चलो एक सिक्के के दो पहलू हैं, अगर जो लड़ाई होती है एक जीतता है एक हारता है, लेकिन उनके अंदर जो मोराल था वो बहुत हाई था उनका। ठीक है, उसके बाद उनकी जो आर्मी थी वो बहुत कम थी, लड़ी बहुत जान से, ताकत से, हर तरीके से वो लड़ी। ठीक है ना, हाँ, उनमें किसी भी तरह का कोई अभाव नहीं था, लेकिन जो मुगल की सेना थी वो बहुत अधिक थी, बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से उसको नुकसान हुआ, क्योंकि उनके पास किसी भी तरह का कोई भी एडिशनल कोई सोर्स नहीं था। ठीक है, फिर इसमें हम लोगों का थर्ड था नो रिजर्व आर्मी, यानी कि जो महाराणा प्रताप थे उनके पास कोई भी रिजर्व आर्मी नहीं थी, और कम आर्मी सेना होने के वजह से वो कोई भी रिजर्व आर्मी अपनी नहीं रख पाए। इसी वजह से वो नहीं रख पाए, क्योंकि जब आर्मी कम थी तो अगर वो रिजर्व में रख देंगे तो वहाँ लड़ेगा कौन। लेकिन जो मुगल्स थे उनके पास बहुत अधिक मात्रा में उनके पास आर्मी थी, उन्होंने रिजर्व भी रखी हुई थी, और अपनी जो उसकी महाराणा प्रताप की सेना थी उसके मुकाबले बहुत अधिक सेना थी। ठीक है, जो राजपूत थे, फोर्थ में जो राजपूत थे वो बहुत ही वीरता से लड़ते थे, बहुत ही उनमें वीरता, उनके अंदर बहुत कूट के भरी थी। बट उनका जो मेन ड्रॉबैक था वो क्या था, वो अपने आप को ना, अपना जो थकान थी उनके ऊपर हावी होती, थक जल्दी जाते थे और अपना धैर्य खो देते थे, यानी कि अपने जो पेशेंस हैं उनको लॉस कर देते थे, जिसकी वजह से उन्हें महाराणा प्रताप को इस बैटल में हार का मुंह देखना पड़ा। जो उनकी कमियाँ थी वो ये थी महाराणा प्रताप की, जो राजपूत थे, महाराणा प्रताप की नहीं, जो राजपूत थे उनकी ये कमियाँ थी, जो सैनिक थे, जिनकी वजह से उनको काफ़ी दिक्कतें इसमें झेलनी पड़ी। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे जो रीज़न हैं राजपूत के हार के जो कारण बने। ठीक है, पहला है लैक ऑफ यूनिटी। ठीक है, हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। अब जो मगध साम्राज्य था, जब उसका डिक्लाइन हुआ, जब वो मगध साम्राज्य को डिक्लाइन करने के बाद जो वहाँ जो उसके जो राज्य थे उनमें जब राजपूत आए तो राजपूतों ने वहाँ का जो उत्तरदायित्व सही तरीके से नहीं निभा पाए। ठीक है, जब वो नहीं निभा पाए तो इसी वजह से जो उत्तर के जो नॉर्थ साइड के रीजन्स थे वो छोटे छोटे पार्ट्स में बट गए। जब वो बट गए, जब देखते हो कि अगर आप कमज़ोर हो तो दूसरा आप पर हावी होता है, तो वही चीज़ यहाँ पर हुई। जब अकबर ने यहाँ पर आक्रमण किया तो अकबर आया तो उसने क्या देखा कि ये तो छोटे छोटे राज्यों में, और यहाँ की जो उनके अंदर यूनिटी है ना वो इतनी है नहीं, तो उनको राज्यों को अटैक करके छोटे छोटे राज्यों को उसने अपने अंदर लेना शुरू कर दिया। ठीक है ना, जब उनके अंदर यूनिटी नहीं होगी, लीडरशिप नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, तो सीधी सी बात है कि वो दूसरी आदमी उसकी कमजोरी का फ़ायदा उठाएगी। ठीक,
तो उसमें क्या था, लैक ऑफ यूनिटी ड्यू टू सुपेरिटी। उनके अंदर क्या ना अहम था कि मैं हूँ, मैं बड़ा हूँ, उससे मैं ही बनूंगा। वो ये नहीं देखते थे कि हमारे अंदर वो चीज़ क्वालिटी है या नहीं है, लेकिन मैं बड़ा हूँ तो मुझे ही वो गद्दी चाहिए, मैं ही तुमको ऑर्डर दूंगा, मैं ही इसको ये बता सकता हूँ तू मेरे अंडर रह के काम करेगा। और इसी वजह से उनके अंदर यूनिटी का अभाव था, यूनिटी नहीं थी, उनकी एकता उनके अंदर नहीं थी। ठीक है। फिर प्रोविंशियल मिलिट्री सिस्टम, जो उनकी सामान्य सेना थी जो दूसरे राज्यों से सहायता ले की थी, वो उनके ऊपर निर्भर रहते थे कि हाँ अगर हमारी नहीं पड़ेगी जरूरत तो हम लोगों की सहायता मित्र हैं, मित्र राष्ट्र हैं, उनसे हम लोग सहायता ले लेंगे। लेकिन वो इतनी उनके प्रति वफादार नहीं होते कि वो अपने देश के प्रति वफादार होते, उनकी बातों को वो नहीं समझ पाते थे, अपनी बातों को वो उनको नहीं समझा पाते थे, जिसकी वजह से उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बनता था। कोऑर्डिनेशन नहीं बनेगा तो हम लोग आगे की कार्रवाई को नहीं कर पाएंगे। ठीक है। थर्ड था हमारा लैक ऑफ गुड लीडरशिप क्वालिटी। जो राजपूत थे जो उनके थे, उनके अंदर एक लीडरशिप जो क्वालिटी होनी चाहिए, एक अच्छा लीडर ही हमें आगे तक की रणनीति को हम लोग को समझा सकता है और हमें आगे लेके चल सकता है। अगर लीडर ही बेकार होगा, सुस्त होगा, काम का नहीं होगा, तो क्या हमारी सेना या हम भी कोई भी काम करते हैं, मान लो हमारे स्कूल में हम लोग सर टीचर्स हैं, अगर हमारे प्रिंसिपल सर हमारे गुड लीडर हैं, ठीक है, अगर वो हमारे गुड लीडर है तभी तो हम अच्छा काम कर रहे हैं। अगर प्रिंसिपल सर ही हम लोग को छोड़ देगा कोई नहीं, जैसा होगा आपका देख लो कर लो अपना, नहीं, वो कभी नहीं छोड़ते, हर चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से हमें समझाते हैं, आगे लेके चलते हैं, साथ लेके चलते हैं। वही चीज़ है, अगर यहाँ राजपूत जो उनके सेनापति थे, अगर जो उनका सेनापति था, अगर उनको साथ लेके चलता, उनको सही तरीके से डायरेक्शन करता, कोऑर्डिनेशन बनाता, तो वो हो सकता है कि इसका परिणाम उल्टा होता। ठीक है ना। लैक ऑफ डिप्लोमेसी, जो उनके अंदर कूटनीतिक अभाव था वो बहुत ज़्यादा था। ठीक है ना। जो उनके अंदर अब कूटनीतिक का, डिप्लोमेसी का जो सब चीज़ें थी वो उनके अंदर इतनी हाई क्वालिटी में नहीं थी जो उनको आगे उनको युद्ध में उनको साथ लेके चल सके। ठीक है ना। तो इसी वजह से वो कूटनीति में बहुत पीछे रहे। तो हम लोग का आता है हम लोग का ओल्ड वेपन एंड आर्ट ऑफ वॉर। जो मुगल्स थे उनके ऊपर एडवांस वेपन, उनके पास बंदूकें थी, तोपें थी, सब चीज़ें थी, लेकिन जो राजपूत थे उनके ऊपर वो पुराने ही अस्त्र शस्त्र के ऊपर डिपेंड रहे। उन्होंने अपने आप को एडवांस नहीं किया। सीधी सी बात है, अगर ज़रूरत के हिसाब से हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। वो यहाँ पर उन्होंने राजपूत ने किया। वो उन्होंने सोचा कि हम तो बहुत शक्तिशाली हैं, हम लोग के अंदर बहुत तेज गति से आक्रमण करने की क्षमता है, वो हमारे आक्रमण से ही ध्वस्त हो जाएंगे और हम लोग आसानी से जीत जाएंगे। लेकिन नहीं, उन्होंने उनकी रणनीति को समझा, जो इंटेलिजेंस इनपुट होता है वो उनके पास गया। उन्होंने देखा कि इनके अंदर तो इसकी पास तो है नहीं, हम लोगों को पहले इनके जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको पीछे रखना है और अपने आप का आक्रमण इतना तेज रखना है ताकि वो अपने आप ही पीछे हट जाएं। ठीक है। फिर हम लोग इसमें करते हैं यूज़ ऑफ वीक कैवेलरी आर्मी। जो कैवेलरी होती है अश्वरोही सेना, जो उनकी अश्वरोही सेना थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, इतनी निपुण नहीं थी, इतनी कुशल नहीं थी कि वो मुगल्स के सामने टिक पाए। बहुत ही उनके अंदर अभाव था। जो उनके जो घुड़सवार थे वो उतने अच्छे तरीके से उनको कंट्रोल नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से उनको पराजय का कारण ये भी एक इसमें बहुत बड़ा रीज़न रहा है। जो उनका था एक सबसे बड़ा जो ड्रॉबैक था वो बिलीव एंड फेथ इन एलिफेंट। जो हाथी थे, हाथी के ऊपर जो सेनापति थे वो क्या करते थे, उनको क्या लगता था कि मैं हमारे पास हाथी की सेना है, वो आसानी से वो हमला भी करते रहेंगे और हम लोग उनको हमारे हाथी उनकी सेना को कुचलते रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, इसका उल्टा। हम लोग इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या था, ड्रॉबैक ये था कि अगर हाथी हम लोग क्या हाइट होती है वो ईजिली उनको आइडेंटिफाई दूसरी सेना कर लेती कि हाइट में बैठा, इसको वहाँ गोली मार दो, उसको वहाँ अटैक कर दो। ठीक है। जब उसको अटैक कर देंगे तो सीधी सी बात है वो जो उनका मावत होगा, उसको बैठा था लड़ रहा था, वो नीचे गिर जाएगा, मर जाएगा। तो ये सबसे बड़ा कारण रहा कि जो उनका जो सैनिक थे उसमें बैठे थे, जो हमला कर रहे थे वो मरे, और जो हाथी थे उन्होंने वो बिचल गए, वो उनको ही अपनी सेना को ही कुचलना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। ठीक है। ये हमारे रीजंस थे राजपूतों के बैटल ऑफ हल्दी घाटी में हारने के। ठीक है ना। महाराणा प्रताप ने अपनी सेना को दोबारा संगठित किया, वो दोबारा लड़ने आए, दोबारा युद्ध हुए। ठीक है ना। लेकिन जो मेन रीज़न थे वो ये थे, उन्होंने सीख ली इन चीज़ों से। सीख लेने के बाद उन्होंने अपना मिलिट्री सिस्टम दोबारा इस्टेब्लिश किया, आगे चल के उन्होंने बहुत सी लड़ाइयाँ लड़ी, जीती भी। ठीक है। तो हम लोगों का जो टॉपिक था वो था जो हमारे लेसन थी, शिक्षा हम लोगों को क्या मिलती हैं और हमारे रीज़न कारण क्या थे पराजय के राजपूतों के। ठीक है। हम लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस चैप्टर कंप्लीट होने के साथ साथ हम लोग का मिलिट्री साइंस का सिलेबस भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक है। अगर आपको किसी को कोई भी क्वेरी हो, कोई प्रॉब्लम हो किसी तरह की, तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। आप मेरे व्हाट्सएप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं या मुझे डायरेक्ट कॉल करके पूछ सकते हैं।
आप इस चैप्टर को थॉरोली पढ़िएगा, समझिएगा। इसके अलावा कोई भी आपको क्वेरी हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा, ठीक है। आज ही क्लास में हम लोग इतना ही, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको रिविज़न हम लोग इसका स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।